कवर करेंगे। अब मैं ज़रा आपको क्लियर कर दूँ इस बात को कि हमने आगे कैसे चलना है। देखिए 2 किताबें मैंने आपको रिकमेंड की थी, मुझे अंदाज़ा हो गया कि इन 16 क्लासेस में और जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स था, हम एक किताब भी नहीं कर सकते फ्रैंकली। और 1-2 के अलावा मेरे ख़्याल से किसी के पास ये किताबें हैं भी नहीं, जहाँ तक अब तक मेरा अपना अंदाज़ा है। मैंने एक दफ़ा चक्कर लगाया था रमज़ान से पहले उर्दू बाज़ार का, आप यकीन करें कि चलें पायरेसी एक बुरी चीज़ है, अभी मैं आपको इस पे बात करेंगे, हम जब पेटेंट वग़ैरह पे इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज़ाहिर है कि आप डॉलरों में किताबें नहीं खरीद सकते। तो मैं हैरान हुआ था कि कौन-सी किताबें जिन किताबों की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये तमाम किताबें ₹150 ईच के हिसाब से अवेलेबल हैं। पूरे-पूरे सेट अवेलेबल हैं, आप जाके ऑथर का नाम लें, आप कहें कि जी स्टीफ़न कवी की किताब चाहिए, वो पूरा सेट रख देगा आपके सामने। आप कहें कि एडवर्ड डी बोनो की किताब चाहिए, उसका आप किसी भी ऑथर का नाम लें, वो पूरा सेट आपके सामने उसका रख देगा और हर किताब की कीमत ₹150 है। अगर आप पूरा सेट खरीदेंगे तो शायद वो आपको ₹125 की 125 की वो किताब दे दे। अब आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर तो मिड टर्म असाइनमेंट बेस हुआ, अगर देखें मैं इस पे कोई अभी दावा नहीं कर सकता। कोई मेरा इस पे कमिटमेंट नहीं है आपसे। अगर हुआ, तो आई विल आस्क मैं अभी आपको पेपर आउट कर रहा हूँ। एक असाइनमेंट मैं आपको दे चुका हूँ जब अभी तक पूरा मेरे पास नहीं आया है। 12 या 13 लोगों ने अब तक जमा कराया है पहला असाइनमेंट जिसको सर दिए हुए 3 जी? सर वो मतलब उनके बता सकते हैं मतलब किन स्टूडेंट ने वो सबमिट किया आपको असाइनमेंट? भाई अब ये मैं लिस्ट लेके बैठूँगा जी आपने अगर किया तो आपको पता होना चाहिए आपने किया है। सर मैंने तो दोनों दफा सेंड कर दिया था। एक आपका दफा कह कुछ रहा का 2 वो दफ़ा आया है, कुछ का एक साहब ने तो कहा कि जी मैंने आपको पूरा पता नहीं क्या भेज दिया था, फिर उन्होंने दोबारा भेजा है मुझे वो देख रहा 4 मेलें आई नहीं है किसी एक की मेरे पास। सर मैंने तो 2 मेल की थी मैंने तो हाँ, किसी की 4 मेलें भी आई हैं। मेरा पॉइंट ये है कि आपकी क्लास में बेटा के सबीन आपके पास लिस्ट है कितने बच्चे एनरोल हैं? सबीन सर 30 है। 30 है ना? आप मुझे बताइए 30 जी में सर, से अगर 30 12 स्टूडेंट्स। 30 में से अगर 12 या 13 पहला असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, मैं सेकंड असाइनमेंट दे दूँ तो इसका मतलब है कि मैंने 18 से अपने हाथ उठा लिए हैं, वो सब फेल हो जाएँगे। आप मुझे बताइए ना कि अभी तक मुझे पहला असाइनमेंट कंप्लीट होके नहीं मिला है। मैं आज सोच के बैठा था कि आपको दूसरा असाइनमेंट दूँगा लेकिन मैं नहीं दे रहा। तो सबीन आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं मिड टर्म में अगर यूज़ करूँगा असाइनमेंट बेस अगर मिड टर्म हुआ, अगर सर असाइनमेंट आपको बेस मेरा हुआ असाइनमेंट मिल गया था? बेटा मुझे नाम से याद नहीं मेरे पास सिर्फ 13 या 14 असाइनमेंट आए हैं। लिस्ट मैंने बनाई नहीं है। सभी ने मुझे ईमेल भेजेगी ना तो मैं उसके ऊपर असाइनमेंट के नंबर जब डालूँगा नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूँगा। सभी आप मुझे ज़रा वो एक्सेल शीट भेज दीजिएगा जिस पे अटेंडेंस लगी हुई है ना ताकि मैं फिर वो सीएमएस आईडी लेके यस नामों के आगे असाइनमेंट के नंबर डाल दूँ। ठीक है? ओके ओके। सर आई वैसे होप आई तो हैव रिप्लाइड प्रिपेयर है, योर बस आज की अटेंडेंस आज की डाल के भेज जाके वहाँ पे। दीजिएगा ना आप मुझे आज की जो है और वो जी जी लड़का जी, यस कुमैल सर, जो है वही उसको कह ज़रा रही हूँ। मार्जिन दे दीजिएगा। अब ज़ाहिर है कि उसने मैसेज भेजा है कि उसके नाना की डेथ हो गई है तो इतना तो हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं। मेरा ये है कि ओके। पहला पहला असाइनमेंट जो अगर ये मिड टर्म असाइनमेंट बेस हुआ मिड टर्म आपका, तो मैंने आपको इस तरह के सवाल देने हैं कि जो प्रेज़ेंटेशन मैं आपको दे चुका हूँ, वो कवर कर रही हूँ। देखिए, मुझे आपके सीएलओ, पीएलओ को देखते हुए बनाना है। उसके अंदर मैं आपको समरी भी दूँगा। पहले असाइनमेंट के अंदर मैं आपको समराइज़ करा चुका हूँ। क्या था पहला असाइनमेंट ज़रा कोई दोहराएगा? रिपीट करेगा, बताएगा मुझे? पहला असाइनमेंट क्या था आप लोगों का? सर वो आएगा। सर आई वो हैव आई हैव अ आएगा। ड्रीम को समराइज़ करना था ना एक पैराग्राफ के अंदर। मैंने कहा था 75 टू 100 एब्स्ट्रैक्ट, वर्ड्स यस। का यस एब्स्ट्रैक्ट सर। लिखना था। यही कहा था ना 100 वर्ड तक का आप इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखते हैं। ये था ना? यस इसका सर। क्या इस एक्सरसाइज़ का क्या सर मकसद है? सर आपने आपने पहले 100 का कहा था, फिर आपने शॉर्ट करके 75 कह दिया। हाँ, वो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि 100 लिखना मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को, इसलिए मैंने 75 कर दिया था। लेकिन मैंने 100 लिखने की पाबंदी नहीं थी, मैंने कहा था 75 टू 100 वर्ड्स ये कहा था। हाँ, ये नहीं कहा था कि 75 to 100, यस 75 यस। में सर। लिमिट करो, मैंने कहा था 75 टू 100 तो मिनिमम थ्रेशोल्ड हो गया 75 मैक्सिमम हो गया 100 105 भी हो जाएँगे तो कोई बात नहीं है, 75 से कम नहीं होने चाहिए। ये तो ये हो गया। ठीक है? अब ये आपके जो कोर्स के अंदर चीज़ें दी हुई हैं ना कि जिसके अंदर आपको बॉडी रिपोर्ट की समरी लिखना, ये वो एक्सरसाइज़ उस सीएलओ से आपने क्लास लर्निंग ऑब्जेक्ट
ये आपका प्रोग्राम जो ऑब्जेक्ट है वो उसके अंदर ये फॉल करता है। ये एक बड़ी रिपोर्ट आपके सामने आई है, आपके बॉस ने आपको दे दी कि ये 70 पेज की रिपोर्ट है, इसको पढ़ोगे, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं है, मुझे समरी बना के दो। तो यू रीड दैट रिपोर्ट और उससे आप जिस्ट निकाल के उसका खुलासा बना के 1 पेज या 2 पेज का बना के देंगे। ये चूंकि 4 सफ़े थे, मैंने आपको 75 से 100 वर्ड्स के लिए कह दिया। तो ये उस सीएलओ पीएलओ से लिंक करते हुए मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है? आज की जो तकरीर हमने पढ़ी है, आप लोगों ने पढ़ी है, बहुत अच्छी पढ़ी है, सबने अच्छी पढ़ी है। और मुझे पिछले वाले जो क्लास में हमने पढ़ा था उसमें और इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट नजर आई है। अब या तो ये कि आप अपने सामने रख के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वो क्लास में शायद लाइट थी और उसके फॉन्ट वगैरह का इशू था, जो भी था। आज की परफॉर्मेंस आप सबकी, किसी एक की बात नहीं कर रहा, सबीन वाज ऑफ कोर्स द बेस्ट, लेकिन बाकी सबकी परफॉर्मेंस भी किसी की बुरी नहीं थी और बहुत अच्छे सबने पढ़ा, समझ। आप इसको समझ लीजिए, मैंने हालात का बैकग्राउंड आपको बता दिया है। अब ये बात तय हो गई है कि मिड टर्म जब भी होंगे, अगर असाइनमेंट बेस हुए तो मैं ये जो असाइनमेंट आपको दे चुका हूँ, ये तो ऑब्वियसली जाहिर नहीं है कि दूसरा असाइनमेंट मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दे दूंगा। वो क्या होगा मैं भी आपको नहीं बता रहा था। अगर असाइनमेंट बेस हुआ, आई विल यूज अल्केमिस्ट किताब से मैं कोई सवाल डालूंगा। सवाल इस तरह का होगा कि आपको पढ़ के करना पड़ेगा, आप ऐसे किसी से पूछ के नहीं कर सकते, अनलेस यू रीड दैट बुक, दैट चैप्टर। ठीक है ना? वो उसके हिसाब से मैं आपको बना के दूंगा। उसके ऊपर आपको शायद मैं आपको ये, क्योंकि मिड टर्म आपका 30 नंबर का होता है, असाइनमेंट आपके 3 होंगे, एक 6 नंबर का, एक 7 नंबर का, एक 6 नंबर का, इस तरह 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। 30 का आपका मिड टर्म है, 50 का आपका फाइनल है। तो 30 के हो सकता है मैं 10-10 नंबर के आपको 3 सवाल बना के दूं, 24 घंटे का टाइम दूंगा, इसमें कंप्लीट कर दो। हो सकता है मैं 4 सवाल बनाऊं, एक सवाल 10 का हो, एक 5 का हो। आई हैवंट डिसाइडेड ना कि मैं क्या करूं। ठीक है? यस सर। अभी क्लियर? ओके सर। अच्छा ओके सर। सर ये अच्छा, बात पूछना ये था है कि ये जो आपने जी बेटा, स्लाइड शेयर जी सर ये बोलिए। पूछना था ये जो आपने स्लाइड शेयर की थी ये और मेमोरेंडम वाली और हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वाली ये भी आप देंगे क्या? क्यों नहीं लूंगा भाई, जब पढ़ाया आपको तो मिड टर्म में यही तो चीजें आएंगी। कुछ को मैं छोड़ दूंगा और फाइनल में ले जाऊंगा, जो जिसमें मिड टर्म में नहीं कवर करूंगा। ओके ओके ये सर। शेयर करने का मकसद ही ये है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि जी, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, हो सकता है ये मैं सवाल दूं, हो सकता है ये सवाल ना दूं, मिसाल दे रहा हूं कि आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है जी। एक क्रेन चल रही थी, वो क्रेन जो है उसका स्लिंग जो टूट गई है, उससे एक हैवी आइटम नीचे गिरा, नीचे 3 बंदे खड़े हुए तो दब के मर गए। अब आपने इन्वेस्टिगेट कीजिए, इसको रिपोर्ट बनाइए और रिपोर्ट बना के आईयूएम की शक्ल में पूरे तमाम जितने कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनसे शेयर करें। अब मैंने आपको एक प्रियम्बल बता दिया ना कि ये वाकया हुआ है, इसके आपने तमाम एम्प्लॉयज को शेयर करना है कि जी ये वाकया हुआ है, ये हुआ है इसकी वजह से, और फिर हमने काउंटर मेजर क्या लिए। ये आईओएम की जो टाइप्स आपको 5 बताएंगे ना, एक इन्फॉर्मेटिव भी होता है ना, कम्युनिकेट करने के लोगों को। कंपनी का एक कम्युनिकेशन होता है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि छुट्टियों का कम्युनिकेशन होता है, मेडिकल कम्युनिकेशन होता है। अब जैसे ईद की छुट्टियां आएंगी, हमदर्द यूनिवर्सिटी निकालेगी ना कि इस तारीख से इस तारीख तक जो है बंद है, वो क्या होता है? आईओएम होता है ना, इंटर ऑफिस मेमो होता है ना। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि एक इदारे में एक हादसा हो गया, या आपकी फेस्ट की बिल्डिंग से 200 कंप्यूटर चोरी हो गए छुट्टियों के अंदर, इसके इंफॉर्मेशन देनी होगी ना, वो आईओएम पे दी जाएगी ना। ओके मैं आपको सर। इस तरीके का असाइनमेंट दे सकता हूँ कि भाई आईएम बनाओ, इस तरह का कोई। आप, आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो चीजें आपको कवर कराई गई है ना। फिर जो हमने हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस की है, उसके ऊपर सवाल हो सकते हैं, कोई असाइनमेंट दे सकता हूँ आपको मैं उसको करने के लिए। ओके ओके सर। ओके। अच्छा अच्छा, अब हमने पिछली दफा बात की थी आईओएम की ना, और मैंने आपको ये बताया था कि अब जो कि आपके कोर्स में नहीं लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी कम्युनिकेशन जो है प्राइवेट कंपनीज में और इवन गवर्नमेंट कंपनीज में, कॉर्पोरेशन में, पब्लिक सेक्टर के अंदर जितनी कम्युनिकेशन अब व्हाट्सएप पे हो रही है, इतनी आईओएम से नहीं हो रही है। तो एक तरीके से हमने आईओएम पढ़ तो लिया है, हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग डिस्कस तो कर ली कैसे बनते हैं, क्या होते हैं रिकॉर्ड के लिए, लेकिन ये जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स बने हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप सोशल भी होते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स जो है वो भी होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए आज के दौर के।
इसके ऊपर एक दूसरे को फौरन इत्तला चली जाती है। लेकिन मैंने अगेन जो आपसे बात की थी ना कि हम हर चीज को अब्यूज करने के आदी हैं। हमारे यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम ये तवक्का करते हैं, जब मैं बॉस होता हूँ तो मैं तवक्का करता हूँ कि मेरा जो माता है तो मेरा गुलाम है। मैं उसकी पर्सनल लाइफ कोई नहीं है, उसके माँ-बाप कोई नहीं है, उसके बीवी-बच्चे कोई नहीं है। मैं जिस वक़्त उसे फ़ोन करूँगा, मैं चाहूँगा वो मेरा फ़ोन उठा ले, जो काम मैं कहूँ सब कुछ छोड़ के वो लग जाए। दुनिया में ऐसा नहीं होता। जिन्होंने ईमेल बनाई है, मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल क्या बनाया है उन्होंने। जिन्होंने व्हाट्सएप बनाया है, उसका भी एक प्रोटोकॉल है कि व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपको कोई मैसेज मिल रहा है, आपने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, कितना करना है, वीकेंड पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हमारे यहाँ हम चीज़ों को अडॉप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जो उसके पैराफर्नालिया होता है ना, वो नहीं हम अडॉप्ट करते हैं ना। जो उसकी जो छोटी-छोटी निटी-ग्रिटी होती हैं, वो अडॉप्ट नहीं करते। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आजकल जो पूरी दुनिया में काम हो रहा है ना, वो वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर हो रहा है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू में छपा है वो आर्टिकल कि 1 साल के अंदर जो कंपनीज़ के अंदर जो तब्दीली आई है अमेरिका के अंदर, उसको वो एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कंक्लूड नहीं कर सके हैं वो। वो उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी निकाली है कि सेफ्टी के अंदर साइकोलॉजिकल सेफ्टी। कि लोग जो हैं जब वो देखते हैं कि उनके साथियों की नौकरी जा रही है बिकॉज़ ऑफ द पैंडेमिक या व्हाटएवर रीज़न, पैंडेमिक की वज़ह से बहुत सारे लोग अमेरिका में नौकरी की गई है। तो उन्होंने उसको एनालाइज़ करने की कोशिश की है कि जी लोगों के अंदर अनसेफ बिहेवियर आ जाता है। वो बेज़ारी आ जाती है कि आज इसकी नौकरी गई, कल को हमारी नौकरी भी जा सकती है। और साथ-साथ उसमें से अच्छी चीज़ निकल के आई है साथ उस रिसर्च से कि ये पता चला है कि वो लोग जिनकी नौकरी चली गई और जो लोग नौकरी पे रह गए, उन्होंने दे बिकम परवरदिगार के शुक्रगुज़ार लोगों में शामिल हो गए वो। यानी वो आदमी जो कि अल्लाह को मानता नहीं था या अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र नहीं अदा करता था, जब दूसरे की नौकरी गई, उसकी नौकरी बची, तो उसने वो ही बिकेम थैंकफुल टू गॉड और हर आदमी ने अलग तरीके से खुदा का शुक्र अदा किया। किसी ने चर्च जाके किया, किसी ने मस्जिद जाके किया, किसी ने अपने फेलो ह्यूमन बीइंग की मदद करके किया। किस तरीके से कि उन्होंने ग्रुप बनाए कि जिन साथियों की नौकरी चली गई है, उनके लिए जिस तरह हमारे यहाँ नहीं होता कि हम रमज़ान में राशन देते हैं, 1 साल में 1 दफ़ा भूल जाते हैं कि उन्होंने बाकायदा ग्रुप बना के अपनी तनख्वाह का 5% 10% उन्होंने कहा कि हम इस फंड में डालेंगे और जो हमारे साथी कमज़ोर हैं, जिनकी नौकरी चली गई है, उनको जो भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, ग्रोसरी की सूरत में, उनके बच्चों की फीस की सूरत में वी विल डू व्हाटएवर वी कैन। तो ये एक तब्दीली जो है मतलब उस रिसर्च के ज़रिए सामने आई है। ये पैंडेमिक के जो नेगेटिव इफेक्ट क्या हुए कि लोगों ने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया है, लोग ओवरवेट हो गए हैं, घरों में बैठ के काम करने से जो बचे हैं, वो सारे और जो नेगेटिव जो आया है कि जो खास तौर पे इंडस्ट्री के अंदर एक्सीडेंट रेट बढ़ा है, कि लोग इसके ऊपर सोच रहे होते हैं कि आज इसकी नौकरी गई, कल को मेरी नौकरी जाएगी। तो पाकिस्तान में हम बात कर रहे थे व्हाट्सएप की कि व्हाट्सएप ग्रुप तो बन गए हैं मार्केटिंग के इसके उसके, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस शख्स की एक ज़िंदगी है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ है, उसके बाप हैं, उसको डॉक्टर के भी लेके जाना हो सकता है, कोई किसी से तकलीफ में हो सकता है, कभी वो गाड़ी चला रहा होता है, हम वो कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा और आइंदा 4 साल बाद जब आप ग्रेजुएट करके निकलेंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, उस वक़्त इसकी और अहमियत बढ़ चुकी होगी। इट विल बी मोर कॉमन यूज़ करना इसका होगा, ठीक है? अब आ जाते हैं जब आप इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन और एक होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं हमदर्द में काम कर रहा हूँ, सिटी डायरेक्टर हूँ मैं, सिटी कैंपस का डायरेक्टर हूँ। मुझे एक चीज़ नज़र आई कि जी यहाँ पे फायर फाइटिंग का सिस्टम जो है प्रॉपर नहीं है। जैसा कि होना चाहिए फायर फाइटिंग का सिस्टम, उस तरह का फायर फाइटिंग का सिस्टम नहीं है, तो मैंने उसके लिए ये 2-3 कंपनियों को फ़ोन किया, उनको बुलाया और एक सर्वे कराया और उसके बाद उनसे कहा कि जी आप मुझे कोटेशन दे दें, क्योंकि हमारी किराए की बिल्डिंग है, मैं सारे का नहीं कर सकता, तो आप मुझे कोटेशन दे दें कि जी लाइब्रेरी को, कंप्यूटर लैब को, एग्ज़ामिनेशन का जहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है 4-5 जगहों को, इनको मतलब स्मोक डिटेक्टर लगाने में और उसका फायर अलार्म के साथ कनेक्ट करने में क्या खर्च होगा। तो ये जो मैं ये तो मैंने ज़बानी कलामी बात कर दी, लेकिन अगर मैं किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ और अगर मुझे कोई काम कराना है, तो मैं एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन लिखी जाती है, ठीक है ना? उस रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन को लिख के मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को आप भेजते हैं कि जी हमारा ये काम है, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे गर्मियाँ आई हैं, ठीक है ना?
अब हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर फर्ज करें 400 एसी लगे हुए हैं, उनमें से कुछ की लाइफ 10 साल है, कुछ की 7 साल है, कुछ की 5 साल है, 3 साल है। अब कम हमदर्द ने डिसाइड किया कि इस साल के अंदर हमने फरवरी मार्च में डिसाइड किया कि हमने बजट के अंदर रखा है 20 एसी रिप्लेस करने। तो वो जो है एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट बना के भेजेंगे कि जी हमें 20 एसी की जरूरत है, इतने एसी 1 टन के होंगे, इतने 1.5 टन के होंगे, इतने 2 टन वाले होंगे, हमें इन्वर्टर चाहिए या हमें नॉन इन्वर्टर चाहिए, क्योंकि जहाँ पे बिजली जाती है वहाँ पे जनरेटर के ऊपर इन्वर्टर एसी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती लॉन्ग टर्म के अंदर, कहते हैं कि इसको अवॉइड करना चाहिए। तो वो एक बना के 3-4 बड़े मैन्युफैक्चरर जो हैं उनको भेज देंगे, वो हायर को भेज देंगे, वो ग्री को भेज देंगे और कंपनी को भेज देंगे। तो वो जो रिक्वेस्ट जाएगी ना कि जी एचयू रिक्वायर्ड, उसपे आप डिटेल दे देंगे कि 1 टन वाले इतने चाहिए, एयर कंडीशनर हमें चाहिए। उसके बाद वो पार्टी जो होगी, अपने जो आप तो मेन फीचर डिस्क्राइब कर देंगे ना कि आपने बीटीयू डिस्क्राइब कर दिए। क्या फ़ॉर्मूला होता है इसका बीटीयू का और टनेज का जो हम यूज़ करते हैं? एनीवन? जब मैं कहता हूँ कि 1 टन का एसी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? कितने बीटीयू का होता है एसी? पता नहीं सर। 18,000 18,000 का फ़ॉर्मूला है उसका। जब हम एसी के लिए कहते हैं ना कि 1 टन वाला चाहिए तो वो 18,000 का होगा, 1.5 टन वाला जो होगा उसमें आप 9,000 ऐड कर देंगे, 27,000 बीटीयू होगा, 2 टन वाला 36,000 का होगा, इस तरीके से 0.75 वाला कम हो जाएगा। ठीक है? तो वो आप कोटेशन भेज देंगे, उसके ऊपर वो जो कंपनी का होगा, जो परचेज़ मैंने जो जो वहाँ पे होगा वो आपको भर के फॉर्म भर आपका जो फॉर्मेट होगा उसके ऊपर ईमेल के ऊपर वो आपको अप्लाई कर देगा। तो वो जो आपकी रिक्वेस्ट जाती है, वो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होती है, उसके फॉर्मेट होते हैं। अब आप यूनिट फॉर्म में भी इस तरीके से फॉर्मेट लिख के भी भेज सकते हैं कि जैसे मैंने हायर ऊपर आप कंपनी के नेम की जगह हायर कर लीजिए आप, ठीक है ना? नीचे जो भी उसका बंदे का नाम है, उसका प्लीज को अब इसमें तो फर्म प्राइस माँगेंगे आप किस चीज़ की? यूनिट डिस्क्रिप्शन दे देंगे आप उसके अंदर कि 5 एसी चाहिए 1 टन वाले। ये एक तरीके से एक फॉर्मेट ये होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का। दूसरा फॉर्मेट ये होता है कि कंपनी का बना हुआ स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसके ऊपर आप कंपनी को भेज देते हैं, जिस जो चाहिए होती है, वो आगे उसके ऊपर यूनिट लिख के आपको भेज देता है। आप क लेते हैं, कंपैरिज़न करते हैं और उसके बाद जो लोएस्ट आपको मिलता है, उसको आप अवॉर्ड कर देते हैं। कभी-कभी आप नेगोशिएट भी कर लेते हैं कम कराने के लिए कीमत। तो ये तो हो गया जनाब। इसी तरीके से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल एक अलग चीज़ होती है। टेक्निकल प्रपोज़ल अलग होती है, प्रपोज़ल एक अलग होती है। अ, रिक्वेस्ट फॉर ये कोटेशन प्रपोज़ल दोनों तो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है, लेकिन कोटेशन जो है, लफ्ज़ जो है, ये पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में दोनों में यकसाँ इस्तेमाल होता है। इक्वली इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में जनरली रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर उसकी वजह ये होती है कि उनके ऊपर पाकिस्तान परचेज़ रूल्स जो हैं, पेपरा रूल्स और ये और वो उनकी जो एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर थोड़ी-सी फ़ॉर्मेलिटीज़, थोड़े से उसमें टाइम पीरियड ज़्यादा देना होता है, 30 डेज़ का देना होता है, अखबार में इश्तहार देना होता है, इतने मिलियन से ऊपर होगा तो वेबसाइट दे सकते हैं, इतने मिलियन से ज़्यादा होगा तो आपको अखबार में, पेपर में देना पड़ेगा। वो सारी उसकी फ़ॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो लेट्स नॉट गो इंटो दैट। और अभी तो आपको शायद आप ये आगे पढ़ें 7th सेमेस्टर में जब टीआरडब्ल्यू हो, उसमें ये आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ होती है टेक्निकल प्रपोज़ल, ठीक है ना? टेक्निकल प्रपोज़ल क्या होती है कि आपको मिसाल के तौर पे एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, ठीक है ना? एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एक अभी कल-परसों आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने वेंटिलेटर बना लिया है, ठीक है ना? आपने पढ़ा होगा ना, बड़ा आ रहा है मीडिया के ऊपर, बड़ा आ रहा है, टीवी पे देख आ रहा है कि जी उन्होंने एक वेंटिलेटर बना लिया है और उसको जो है आईसीयू के मरीजों पे टेस्टिंग भी कर ली है। अब अगर फ़र्ज़ करें जब वो डेवलप कर रहे थे उसको और उनको पता चला कि हमदर्द के अंदर इंजीनियरिंग में बड़े ब्रिलियंट बच्चे हैं, वो आपको एक काम देते हैं। एक देते हैं कि जी हमें वेंटिलेटर के अंदर ये पार्ट जो है बनाना है एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर, आप इस पार्ट को हमें डेवलप करके दें। प्रोटोटाइप एक जिसको हम कहते हैं, वो हमें बना के दें। तो वो एक आ गई है उनकी रिक्वेस्ट आपके पास। अब आपको या आपकी टीम को एक प्रपोज़ल बनानी है कि जिसके अंदर आप उनको बताओगे कि हाँ जी, ये जो आप हमसे चाह रहे हो, वेंटिलेटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है बनाने के लिए आप मुझसे कह रहे हो,
तो हम इस काम को कैसे करेंगे। तो अब जो आप प्रपोजल बनाओगे, उसके प्रपोजल बनाने के फॉर्मेट होते हैं, तरीके होते हैं कि पहले तो आप जो जो चीज उसने मांगी है, जो उसका मसला है, उस मसले का हल होना चाहिए उसके अंदर। दूसरी बात कि आपकी कंपनी उस यानी आप ये हमदर्द यूनिवर्सिटी उसको कैसे प्लान करेगी और टेक्निकल डिटेल्स किस तरीके से बना के देगी उसको। फिर जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे वो कंसाइज होनी चाहिए, प्रोडक्ट की पूरी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होनी चाहिए, सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए, ताकि जो आपका कस्टमर है इस सूरत के अंदर, एटॉमिक एनर्जी या आम हालात में जो भी कस्टमर होगा, वो उस प्रपोजल को पूरा समझ सके। यानी उसके अंदर इतने ज्यादा टेक्निकल वर्ड ना हो कि अगर कंपनी में फैसला करने वाला जिसके पास वो प्रपोजल गई है, फर्ज करें वो एमबीए है, ठीक है ना, तो उसको ये ना हो कि वो आपकी रिपोर्ट इतनी टेक्निकल हो कि पढ़ के वो उसको फैसला ही ना कर सके और आपकी प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए। तो टेक्निकल प्रपोजल लिखते वक्त आपको बड़ा कंसाइज, ये अब आ जाइए इसी बात के ऊपर कि हमने जो समरी की बात की अभी, जो हमने तकरीर को समराइज किया, ये एग्जैक्टली ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर आएंगी कि आपके पास फर्ज करें आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आपके पास एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है जिसको आप बेच सकते हैं किसी को। अब उसका जो टेक्निकल ब्रोशर होगा, लिटरेचर होगा, वो होगा हजारों कागज का। लेकिन जब आप किसी कंपनी को या किसी स्टील मिल को बेचने के लिए वो जाएंगे, किसी छोटी स्टील मिल को या बड़ी स्टील मिल को, तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन समराइज फॉर्म के अंदर आपके पास होनी चाहिए कि जिसको आप पढ़ के और उसको समझा सकें इतने सादा अल्फाज में कि उसको भी समझ में आ जाए। अगर आप टेक्निकल में जाओगे कि जिसके अंदर यूं आर्क बनती है तो इतना स्पेस होनी चाहिए, तो इतना करंट होना चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तीन चीजों से दिलचस्पी होगी। एक, कॉस्ट क्या है। नंबर दो, रिलायबिलिटी कितनी है, मेंटेनेंस टाइम, डाउन टाइम कितना होगा इसका, कितने साल के बाद इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। नंबर तीन, बिजली कितनी खाती है, अगर ये दूसरों के मुकाबले में इकोनॉमिकल है या नहीं है। तीन चार मोटी मोटी बातें वो देखता है, उसके ऊपर उसने फैसला करना होता है। तो आपकी जो प्रपोजल होनी चाहिए वो कंसाइज होनी चाहिए, ठीक है ना। आप इसके टेक्निकल प्रपोजल जब लिखते हैं आप ना, तो उसके मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं कि पहला सेक्शन तो होगा व्हाट इज, यानी ये जो जो काम है ये है क्या, इस काम को हम करेंगे कैसे, जो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। अब मैंने भी आपको मिसाल दी एटॉमिक एनर्जी की, आपको पार्ट का, उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट, टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट भी आपको बनाना पड़ेगा कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इतना खर्चा होगा, इतने पीस हम बना के देंगे, ये हमारी डिलीवरी टाइम होगा। इसमें जाहिर है कि फिर जब आप इस तरह की चीजें डालते हैं तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है। अगर आप यू फेल टू डिलीवर ऑन टाइम तो आपको पेनलाइज भी कर सकता है वो। फिर जो प्रोडक्ट आपकी, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, कंपनी की क्या जिम्मेदारी होगी, कंपनी के क्या क्या कंसिडरेशन होंगे, ओनरशिप किसकी होगी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई चीज उसके अंदर डिजाइन के अंदर कोई तब्दीली होगी तो कैसे होगा, इसके ऊपर लॉस कौन से अप्लाई होंगे, कस्टम ड्यूटी कोई अप्लाई होगी, यानी आपको बनाने के लिए अगर कोई पार्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा उसके ऊपर अगर कोई ड्यूटी लगती है, सारी चीजें ये सब इसके अंदर कवर होती हैं। 8 10 12 सेक्शन का ये पूरा होता है। और आखिर में फाइनली जो आपका डायरेक्टर होगा या जो आपका बॉस होगा वो उसको साइन करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें टेक्निकल प्रपोजल में जब लिख रहे होते हैं, जैसे कभी बात की, नंबर एक, कंसाइज होना इसका बहुत जरूरी है, लंबी कहानियां नहीं चलती हैं। ये चीज एक बात लिख लो कि कम्युनिकेशन स्किल हो। आगे हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में अभी नहीं कराना चाहता, मैं ईद के बाद कराऊंगा वो आपको, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो है, क्योंकि वो अगर फेस टू फेस हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे नहीं पता कि ईद के बाद क्लासेस कब खुलती हैं, अभी फिलहाल तो यही कहा गया हमें कि ईद तक ऑनलाइन किया। वो उसके अंदर ये चीज आएगी कि लंबी कहानियां का जमाना गया है, ठीक है ना, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। तो आपको कम से कम अल्फाज में अपनी पूरी बात लिखनी होती, इस तरीके से लिखना होता है। तो ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना समराइज करने की, इसकी, ये सब कल को आपके काम आना है कि आपने इन चीजों को यूज करना है। टेक्निकल प्रपोजल में भी ये चीज आपकी यूज होगी कि आप प्रिसाइज एक चीज लिखो, ठीक है। जैसे अभी बात हुई कि हमने जनरल टर्म्स के अंदर बात करनी, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा एमर को, अभी भेजता हूँ, आप वो देखिएगा। मैंने कल ये एक वीडियो देखी है, एक कोई खान साहब हैं, बिहार के खान है,
और उन्होंने कोरोना वायरस को एक्सप्लेन किया है, इतनी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन 10 मिनट के अंदर उस आदमी ने की है कि अगर कोई मैट्रिक पास भी उस वीडियो को देख लेना, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 10-12 मिनट की वो वीडियो देख लें, ऑल्दो कि वो बिल्कुल टिपिकल अपने अंदाज में बात कर रहा है, बिहार के अंदाज में बात कर रहा है, उस लहजे के अंदर वो उसी तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा है, बट द वे ही हैज एक्सप्लेन्ड, अब मैं रात को उसको देख के सोचता रहा कि देखो इस आदमी ने कितने कम वक्त के अंदर और कितनी अच्छी वीडियो बना के लोगों को एजुकेट कर दिया है। तो यही चीज आपको देखनी चाहिए। उसको अभी मैं इस क्लास के बाद आपको जब लिंक भेजूंगा, इसके वीडियोस के लिंक भेजूंगा, तो वो भी आपको लिंक में भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये जब सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, कि जब आप कोई टेक्निकल प्रपोजल बनाते हैं, कोई चीज बना के दे रहे होते हैं ना किसी को, तो ये आपके कोर्स में है तो नहीं, पेटेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्लेगरिज्म वगैरह, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं, लेकिन अगर मौका मिला, टाइम मिला, तो मैं जरूर आपके साथ इसको डिस्कस करूंगा। पेटेंट बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने अपनी बनाई हुई चीज, जो भी आपने डिजाइन किया है, जो चीज आपने बनाई है, अब चूंकि ये पार्ट दो सूरतें हो सकती है कि जो अभी लेट्स कंसिडर, अभी हम इसकी जो एग्जांपल हमने ली है ना, कि एक वेंटिलेटर का एक पार्ट है जो आपको आया है, अगर पार्ट का डिजाइन आपको मिला और आपको बनाने के लिए क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहा गया, तो आपका उसके ऊपर कोई राइट नहीं है। लेकिन अगर आपको उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि जी ये इस तरह की एक चीज होनी चाहिए जो कि ये करे, हमारी मशीन के अंदर ये काम करे, और उसके ऊपर आप डिजाइन भी करते हैं, डिजाइन करके उसको आप मैन्युफैक्चर करते हैं, बना के देते हैं। पहले आप इसको पायलट स्केल पे करेंगे और पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, फिर आप मास स्केल पे करके देंगे या मास स्केल पे किसी और से करवा के देंगे। तो वो जो आप डिजाइन बनाएंगे, उसको आपको पेटेंट को रजिस्टर कराना चाहिए, ताकि कल को कोई और उसको अगर रेप्लिकेट करे, तो वो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हो, आपको सर्टेन परसेंटेज उसके प्रॉफिट की आपको जिंदगी भर मिलती रहे। और इसकी लाइफ होती है हर मुल्क में, हर पेटेंट की हर उसकी एक लाइफ दी जाती है। किसी में 7 साल होती है, किसी में 10 साल होती है, दवाओं की सूरत में 7 भी होती है, 10 भी होती है, किताबों की सूरत में 50 साल की भी होती है, गानों की सूरत में 20 साल की होती है, हर एक की अलग एक होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह के डिजाइन को आप अपना रजिस्टर करा लें। आपने कुछ चीज डेवलप करके दी, उसको जिसको आपने के लिए आपने काम किया, अगर उसके एग्रीमेंट में ये चीज शामिल नहीं है, तो उसका उसके ऊपर डिजाइन के ऊपर कोई राइट नहीं होगा। आप उसे पार्ट बना के दे देंगे, वो आपसे डिजाइन नहीं मांग सकता। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि आपको देखनी पड़ती हैं, इनके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा जनाब, तो अब मैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि इसका आपके कोर्स में हिस्सा नहीं है। लेट्स कंक्लूड, आज यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं इस चीज को। तो हमने दो चीजें आज डिस्कस की, एक तो हमने वो तकरीर कवर कर ली है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो टाइम आप मुझे बताएंगे, मैं अवेलेबल हूँ। देखिए, मैं चाहता हूँ जिस क्लास में शुरू करूँ ना, उस वक्त सब लोग मौजूद हों। मुझे अंदाजा हो गया कि 50, अभी देखें कम होते होते 12 आदमी रह गए हैं। 1:30 का मैंने टाइम दिया था, अभी 3:30 होने वाले हैं, 2 घंटे 3:15 हो गए। हाँ, 1 आवर 45 मिनट अभी तक हमारी क्लास जो है ये पहुंची है। अब हमने 16 से शुरू किया था, मेरे अलावा 15-16 आदमी थे। अब कम होते होते ये रह गए हैं, 11-12 रह गए हैं। तो अगली क्लास के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ 7 C's, तो मैं रोकूंगा इसको, और जो चीजें हैं वो मैं कवर करूंगा आपके साथ। और प्लीज प्लीज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मिड टर्म की तैयारी अभी से शुरू कर दें। ये जो आज की प्रेजेंटेशन तो ऐसी कोई खास नहीं है, मैं आपको नहीं भेजूंगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये वीडियोस जो है इनका मैं लिंक भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। आज रात को या कल मैं इनको सीएमएस के ऊपर भी, सॉरी एलएमएस पे भी लोड कर दूंगा, पिछली वाली वीडियो भी और ये वाली वीडियो भी। ठीक है जी। सोक्रेटिस वाली स्पीच रह गई है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो सोक्रेटिस वाली स्पीच की इम्पोर्टेंस ये है कि वो वहां पे मौत की सजा फेस कर रहा था। उसके ऊपर इल्जाम ये था कि तुम नौजवानों को, जो हमारे ट्रेडिशनल खुदा हैं, उनसे गुमराह कर रहे हो, अपनी एकेडमी में लोगों को बुला के तुम खुदाओं के मुतालिक ऐसे सवाल कर रहे हो। और 500 आदमियों की ज्यूरी थी जिसने उसको, वहां पे उसने अपने दिफा में वो तकरीर की थी। वो तकरीर जरा मुश्किल है, उसके अल्फाज जरा मुश्किल हैं।
तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उसको एक दफा पहले सिर्फ पढ़ लीजिएगा, ताकि जो मुश्किल अल्फाज हैं आपकी जबान पे वो रवा हो जाएं, यानी जब आप उसकी पढ़ें तो आपको तकलीफ ना हो उसको पढ़ने में। और अगर कोई ऐसा लफ्ज है जिसको आपको उसकी मीनिंग नहीं आती है, तो अब तो गूगल में बड़ी आसानी है, उस लफ्ज को टाइप करो फौरन। अब तो हमारे जमाने में डिक्शनरी खोली जाती थी ना, तो ढूंढते थे, अब तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो उन अल्फाज को आप देख लीजिएगा। तो पहले पार्ट के अंदर हम सोक्रेटिस की स्पीच को कवर करेंगे, और सेकंड पार्ट के अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन जो हमारा रह गया इसका, इसको हम कवर करने की कोशिश करें। ठीक है भाई? हेलो? ओके सर। जी सर। अच्छा, मैं अभी वो Okay, मैंने आपसे sir. रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो जो मैं कोरोना वाली आपको वीडियो भेजूंगा ना खान साहब की, वो जरूर देखिएगा। लिंक है वो, आप जाएंगे तो फेसबुक पे आप पहुंच जाएंगे, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है? ओके जी, खुदा हाफिज। देख ली। अल्लाह हाफिज सर। Love. और अगली क्लास में टाइम पे आ जाना सब लोग। जी सर। मुझे ओके सर, वैसी ओके सर। सिगरेट की जो तलब हो रही होती है, मैं